नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो सेशन है मेरा बड़ा स्पेशल सेशन है और ये सेशन डेडिकेट है कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ये समस्या मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बच्चों के साथ आती है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, खास करके देखिए यूपी बोर्ड में तो ऐसी समस्या कम है, लेकिन जो बच्चे भी एनसीईआरटी या सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जो सीबीएसई की किताबों को प्रीफर करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे ना, क्षितिज है, आरोह है, वितान है, कृतिका है, ये सारी किताबें जहाँ चलती हैं एनसीईआरटी की, खास करके एनसीईआरटी के पैटर्न के पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और 6, 7, 8, 9, 10 में तो ये लगातार ये समस्या बनी रहती है कि आखिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, आशय, काव्य सौंदर्य, इसको लिखे कैसे। और ये समस्या लगभग बच्चों के साथ आती है। अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और कितना आसान समाधान हो सकता है, ये दिखाने के लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। तो मैं हूं रविकांत मय त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से, आपका शिक्षक, आपका बड़ा भाई। जिस प्रकार से भी आप समझना चाहें, बहुत स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ आपका अपने चैनल रविकांत मय त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए सीधे सीधे इस चीज़ को समझते हैं कि अगर किसी भैया के सामने, किसी बहनी के सामने ये समस्या आती है कि आखिर हम संदर्भ, प्रसंग, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से किनारे हो जाता हूं, कि आखिर संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, व्याख्या क्या है, आशय क्या है, काव्य सौंदर्य क्या है, तो इसको किस तरीके से लिखें। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूं कि जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अलग से डेडिकेटेड चैनल है रविकांत सर हिंदी। आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10th और क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस यहां पर रेगुलर चल रही हैं। इसके साथ साथ ग्रामर का जो पोर्शन होगा वो सबका सब यहाँ पे संचालित होगा और बहुत ही स्पेशल सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, आशय क्या होता है, व्याख्या क्या होता है, काव्य सौंदर्य क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम यूँ समझते हैं कि यदि हमारे सामने कोई पद्यांश है, ये एक पद्यांश हमारे सामने सपोज की आ गया, अब ये जो पद्यांश है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं, आप स्पष्ट देख पाएंगे। चारु चंद्र के चंचल किरणें, चारु चंद्र के चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों से। तो पहले तो देखिए, किसी भी चीज की व्याख्या और आशय निकालने के लिए इसका अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजों को मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूं यहीं आपके साथ साथ। चारु का मतलब क्या होता है? चारु का मतलब होता है सुंदर, ध्यानपूर्वक समझेंगे। चारु का मतलब होता है सुंदर, चंद्र का मतलब हो गया चंद्रमा, यानी सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, यानी हिलती डुलती जो किरणें हैं, वो जल में भी और थल में भी, अर्थात पानी में भी और जमीन पर भी एक साथ खेल रही हैं। ये उस स्थान विशेष का वर्णन है जहां पे बगल में कोई तालाब या नदी हो और स्थल भाग भी हो। नदी के बगल में स्थल भाग होता ही है, कोई स्थल भाग और कोई नदी, दोनों का एक जगह जहां पे सामंजस्य हो, वहां पे रचना रची गई है कि रात्रिकालीन समय है, चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो जल और थल में एक साथ खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी को बिछा दिया गया है, अर्थात ऊपर से आने वाली चांदनी चारों तरफ व्याप्त हुई है। कहां कहां? अवनी और अंबर तल में। अवनी का अर्थ समझिएगा, अवनी का मतलब होता है धरती। अवनी का मतलब क्या होता है? धरती, अर्थात धरती, और अंबर का मतलब होता है आकाश। तो धरती और आकाश दोनों जगह स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई है, अर्थात चंद्रमा की चांदनी से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तीसरी पंक्ति में आइए, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक किसको कहते हैं? पुलक कहते हैं रोम को। जब आप रोमांचित होते हैं ना, जब एक्साइटेड होते हैं ना किसी चीज को, तो क्या होता है, ये सारे रोए खड़े हो जाते हैं। हाँ, होता है ऐसे, कहते हैं ना कि ये बात सुन करके मेरे रोए खड़े हो गए या मैं रोमांचित हो गया, बस वहीं ये शब्द आता है पुलक। पुलक प्रकट करती है धरती, कैसे? हरित तृणों के नोकों से। धरती पर उगने वाले जो हरे हरे तिनके हैं ना, मानो धरती के रोए खड़े हो गए हैं। धरती इस प्रकार से रोमांचित अनुभव करती है जैसे हरे हरे तिनके खड़े हो गए हैं। मानो, अब मानो शब्द का मतलब होता है मान लीजिए, सपोज दैट। झूम रहे हैं तरु भी, तरु का मतलब होता है वृक्ष, तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष। मानो वृक्ष भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से, धीमी धीमी हवा चलने की वजह से।
तो ये हुआ इसका अर्थ। जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक हम ना तो इसका प्रसंग बना पाएंगे ना व्याख्या बना पाएंगे। तो ये तो अर्थ हो गया। अब इस अर्थ को आधार मान के चलिए हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये आपका संदर्भ है ये स्क्रीन पे, कि आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद, या ये क्या लिख सकते हैं, पद्यांश। आप इसके सबसे अच्छा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पुस्तक का नाम जो कुछ भी हो, आप अपनी पुस्तक का नाम जो कुछ भी XYZ यहां पुस्तक का नाम होगा, अपनी पुस्तक का नाम रखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के। अब यहां पाठ का नाम जो कुछ भी होगा, ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी पाठ का नाम होगा, यहां पे पुस्तक का नाम और यहां पे पाठ का नाम आप लिख देंगे। ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूं। एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बल्कि यहां पे आप क्या लिखेंगे, ये जो दोनों कॉलम छूटा हुआ है ना, दोनों कॉलम को मैं बता दे रहा हूं। यहां पे क्या लिखेंगे, पुस्तक का नाम यहां लिखेंगे और पाठ का नाम यहां लिखेंगे, पाठ का नाम। उसके बाद क्या लिखेंगे, नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता। अब जिस कवि का नाम होगा, संजोग से यह जो कविता मैंने ली है वो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की है। अगर वो कविता या गद्यांश किसी अन्य कवि का है तो उस कवि का यहां पे नाम लिखा जाएगा। संदर्भ का मतलब क्या होता है, संदर्भ का मतलब होता है रेफरेंस, कि ये पर्टिकुलरली कंटेंट आया कहां से है, ये पर्टिकुलर जो कंटेंट है वो आया कहां से है। तो हमने कहा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक XYZ जो भी पुस्तक का नाम हो के पाठ का नाम से लिया गया है, इसके रचयिता जो कोई भी हो। फिलहाल जो पद्यांश मैंने लिया था वो पद्यांश चूंकि मैथिली शरण गुप्त का, इसलिए मैंने नाम लिख दिया। तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी पुस्तक हो उसका नाम रखेंगे, के पाठ का नाम लिख करके बताएंगे कि फला पाठ या फला नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता जो है वो है जो कुछ भी उसका नाम हो, फिलहाल मैथिली शरण गुप्त है तो मैंने मैथिली शरण गुप्त लिख दिया। अब इस प्रकार से आप, ये हो गया संदर्भ। बहुत सारे बच्चे संदर्भ और प्रसंग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि संदर्भ को प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग को संदर्भ लिखते हैं। ये बड़ी समस्या है। बहुत सारी पुस्तकों को भी मैंने देखा है, क्वेश्चन बैंक्स को मैंने देखा, वो छाप देते हैं प्रसंग। देखिए प्रसंग क्या होता है, प्रसंग का मतलब होता है परिस्थिति, किस परिस्थिति में यह बात लिखी जा रही है। यहां पर श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के पंचवटी प्रवास के दौरान रात्रिकालीन मरोम इसका सौंदर्यशाली तथा अलंकारिक वर्णन किया गया है। मैं किनारे हो जाता हूं स्क्रीन से, पूरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। आप इसको देखेंगे कि संदर्भ का मतलब यह हुआ रिफरेंस, यानी यह पद्यांश लिया कहां से गया है, और प्रसंग का मतलब यह हुआ कि ये जो पद्यांश है उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, किस चीज का वर्णन किया गया है यह कहलाता है प्रसंग, और कहां से यह कंटेंट उठाया गया है वो कहलाता है संदर्भ। डिफरेंस, संदर्भ का मतलब क्या हुआ कि यह पद्यांश आया कहां से है, और प्रसंग इस पद्यांश में बताया क्या गया। फिर से समझिएगा एक स्टेटमेंट में, कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को गलत करते हैं। संदर्भ और प्रसंग में अंतर क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम के पाठ का नाम शीर्षक से लिया गया है, इसके रचयिता अमुक व्यक्ति हैं। ये हुआ संदर्भ, अर्थात पाठ कहां से आया है, ये पद्यांश आया कहां से है, ये संदर्भ। और प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पाठ में अमुक विषय के बारे में चर्चा की गई है, इस पद्यांश में जिस विषय की चर्चा की गई हो ये उसका हुआ प्रसंग। स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा, है ना। अब समझिएगा संदर्भ और प्रसंग में अंतर समझ में आ गया। संदर्भ मतलब यह कविता आई कहां से है, और प्रसंग यह हुआ इस कविता में बताया क्या गया है। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है मामला व्याख्या की। अब व्याख्या क्या है, तो व्याख्या कहते हैं इसका अर्थ। व्याख्या मतलब इसका, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूं, हो तो रहा है। व्याख्या का मतलब होता है अर्थ। कवि कहता है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही हैं, अर्थात खेल रही हैं। ठीक है, पृथ्वी से आकाश सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैले हुए, जिसे देख कैसा मालूम पड़ता है कि धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई हो। पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। तिनकों के रूप में उसका रोमांचित होना दिखाई देता है, अर्थात तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक से पृथ्वी की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। मंद सुगंधित वायु बह रही है, जिसके कारण वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे हैं। तब ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो सुंदर वातावरण पाकर के वृक्ष भी मस्ती में झूम रहे हों। तात्पर्य यह है कि सारी प्रकृति प्रसन्न दिखाई दे रही है। अर्थ और व्याख्या में थोड़ा सा अंतर होता है।
अर्थ जो होता है वो शब्दों का अर्थ निकाल दिया जाता है, व्याख्या थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, यानी अर्थ को थोड़ा और फैला देंगे तो वो व्याख्या हो जाएगी। तो जिस प्रकार से मैंने पीछे लिखा ये व्याख्या लिखने का तरीका है। सबसे ज़्यादा बच्चे संदर्भ प्रसंग में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मैं लगातार विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बच्चे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो व्याख्या तो ये हो गई। अब इसके बाद एक बड़ा प्रमुख तत्व आता है, वो क्या है? काव्य सौंदर्य। ये काव्य सौंदर्य की समस्या सबसे बड़ी आती है। काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य में 3 चीजें देखी जाती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला देखा जाता है रस, दूसरा क्या देखा जाता है? छंद, और तीसरा क्या देखा जाता है? अलंकार। रस, छंद और अलंकार, ये 3 चीजें देखी जाती हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में। अगर कहीं पे किसी कविता का आपसे काव्य सौंदर्य पूछ दिया, कहीं पे अगर आपको लग गया कि हाँ काव्य सौंदर्य बताइए, तो आपको क्या क्या देखना है? रस देखना है, छंद देखना है और अलंकार देखना है। रस, छंद और अलंकार अगर आप देख लेते हैं तो यही कविता का काव्य सौंदर्य होता है। अच्छा, पीछे की जो कविता आपने देखी, इस कविता के आधार पर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा रस है, तो क्या बता पाएंगे? जहां पे भी सुंदरता का वर्णन हो, जहां पे कोई ऐसी चीज का वर्णन हो जो आपके मन को मोह ले, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले। अच्छा, रात को चांदनी छिटकी हुई हो, चारों तरफ लहलहाती हुई हवा बह रही हो, खूब सुंदर वातावरण हो, आपको वहां जाने का मन करेगा कि नहीं? उसकी तरफ देखने का मन करेगा कि नहीं? करेगा ना? यदि करेगा तो फिर यहां श्रृंगार रस है। जो आपके मन को मोह ले, जो आपके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, वहां श्रृंगार रस होता है। तो इसमें रस कौन सा हो गया? श्रृंगार रस। छंद कौन सा है? तो देखिए छंद क्या है? ये एक मुक्त छंद है जो गेय पद्धति में लिखा गया है। और जहां तक रही अलंकार की बात, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चौ 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 लगातार आ गया, अनुप्रास है। पुलक प्रगट करती है धरती, पौ की आवृत्ति, रौ की आवृत्ति, फिर अनुप्रास लग गया, है ना। मानो तरु भी झूम रहे हैं, मानो, मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हो गया रस, छंद, अलंकार, बस यही है काव्य सौंदर्य का तत्व। देख लीजिए हम लोगों ने कैसे लिखा है। विषय का प्रतिपादन शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में किया गया है, ये पहला। प्राकृतिक सुंदरता के वर्णन के कारण प्रेम भाव प्रकट हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है तो प्रेम भाव स्पष्ट हुआ है। अब प्रेम का जो अस्थाई भाव कहलाता है वो है रति, और रति अस्थाई भाव के कारण श्रृंगार रस का माध्यम बना है। ये देखिए, ये हमने लिखा है यहाँ पे, श्रृंगार रस का माध्यम बना है। दूसरी बात, अगर ये तो हो गया रस, दूसरा मामला हो गया छंद। तो ये रहा छंद आपका, ये क्या है आपका? मुक्त गीत, छंद का प्रयोग है। और जब हम अलंकार की बात करेंगे तो अलंकार नीचे आएगा। और देखिए, प्रथम पंक्ति में चौवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास, और अंतिम पंक्ति में मानो शब्द के प्रयोग के कारण उत्प्रेक्षा, तथा संपूर्ण पद्यांश में मानवीकरण अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। मानवीकरण का मतलब यह होता है प्राकृतिक चीजों को मानव के रूप में चित्रित कर दिया जाए। अब पुलक प्रकट करती है धरती, धरती रोए खड़ा करके प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। हवा से झूम रहे हैं वृक्ष, तो वृक्षों का झूमना, धरती का पुलक प्रकट करना, ये मानवीय चेष्टाएं हैं। ये मानव कर सकता है या कोई जीवित व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यहाँ निर्जीव व्यक्ति को जब जीवित की तरह दिखाया जाता है, कोई निर्जीव वस्तु हो उसको जीवित व्यक्ति की तरह अनुभव कराया जाए, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो चूंकि धरती रोमांचित हो रही है, पेड़ झूम रहे हैं, तो ये क्या है? यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार से हम इसकी अलंकार योजना को स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रथम पंक्ति में चौवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास, अंतिम पंक्ति में मानव शब्द के प्रयोग के कारण उत्प्रेक्षा, तथा संपूर्ण पद्यांश में मानवीकरण अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। तो ये रहा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका। ये जो मैं पढ़ाया हूं इसका PDF अगर किसी को चाहिए, जो मैंने पढ़ाया है इसका PDF चाहिए, तो आप चले जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम हमारा इसी नाम से है, रवि कांत मणि त्रिपाठी, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उस पर ये PDF मैं डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा। तो कैसा लगा ये सेशन? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये चारों लिखने में अब दिक्कत नहीं होगी ना? कहिए, अब दिक्कत नहीं होगी ना? अगर दिक्कत होगी फिर मुझे बताइएगा, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं उस पर।
मैं रविकांत मित्र पाठी, जनपद देवरिया से आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।